हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट में स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना, कैसे लिखते हैं, उन रिएक्शन को बैलेंस करना और बैलेंस करके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उनके बीच में रिलेशनशिप, मतलब उनका कैलकुलेशन, कितना प्रोडक्ट बना, कितना रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किया। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। और लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़े कि स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी केमिकल रिएक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो कुछ बेसिक जो केमिकल रिएक्शंस थे वो लास्ट क्लास में यहाँ पर लिखा गया, जिनको कि आपको याद कर लेना है। मैं जल्दी से 2 मिनट में उनको रिवाइज करता हूँ। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स जो होते हैं वो हिट करने पर नहीं टूटते। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो हिट करने पर टूटते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का है, हिट करोगे तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के कार्बोनेट से, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, हिट करने पर नहीं टूटता। एक एक्सेप्शन था, लिथियम कार्बोनेट, वो टूटता है, बाकी कोई नहीं टूटता है। बाइकार्बोनेट चाहे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के हो चाहे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स के हो, हिट करने पर टूटता है मेटल कार्बोनेट में, H2O में और CO2 में। तो उसको बढ़िया से आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है, नोट करके और उसको याद कर लेना है। न्यूमेरिकल्स में से पूछता है। और फिर AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयंस, इनको प्रेसिपिटेट करवा देता है, उनको प्रेसिपिटेट करवा देता है। जैसे Cl- तो AgCl, Br- तो AgBr, I- तो AgI के रूप में प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब एक सॉलिड का फॉर्मेशन और सॉल्यूशन में नीचे जाके बॉटम में बैठ जाना, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कोई एक मिक्सचर का क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन का ऐसा है जिसमें कि एक कंटेनर में एक सब्सटेंस नहीं बल्कि एक से ज्यादा सब्सटेंस था, यानी मिक्सचर था। मिक्सचर वाला क्वेश्चन। तो बताया कि ये जो मिक्सचर आपस में पड़े होंगे उनका आपस में रिएक्शन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितने मिक्सचर में कंपोनेंट्स है उनका रिएक्शन अलग अलग लिखो। तीसरी बात, लॉस इन मिक्सचर जो होता है मास का, लॉस इन मास ऑफ द मिक्सचर, वो जो गैस बनता है उनके उड़ जाने के कारण होता है। यानी गैस जो बना उसका मास कैलकुलेट कर लो, कितना बना प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट जो बना उनका मास निकाल लो, वही जो मास होगा भाग जाएगा और उतना ही लॉस इन मास होगा। रेसिड्यू क्या, मास ऑफ रेसिड्यू क्या, रेसिड्यू जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे में बढ़ जाता है उसको कहते हैं रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का मास कैसे निकालेंगे, शुरुआत का मास दिया हुआ था रिएक्टेंट्स का, और जो गैस भाग गया उसके मास को घटा देंगे, यानी लॉस इन मास को घटा देंगे। इनिशियल टोटल मास माइनस लॉस इन मास, ये आपका मास रेसिड्यू का हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग 2 न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था। आज तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, बढ़िया से देखो। $60 मिक्सचर कंटेनिंग का मतलब उसमें मौजूद है CH4 गैस होता है, गैसेस मिक्सचर बेसिकली, एंड C2H4 on complete combustion four mole of CO2 gas is produced. Calculate
मास एंड मास परसेंटेज, मास आ जाएगा तो मास परसेंटेज मिल जाएगा। कैलकुलेट मास एंड मास परसेंटेज ऑफ CH4 एंड C2H4 इन मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या, जो ओरिजिनल मिक्सचर लिया गया था उसमें मास निकालना है और मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि एक मिक्सचर है जिसका कि वजन 60 ग्राम है, यानी मिक्सचर का क्वेश्चन हो गया। और उस मिक्सचर में दो वस्तु है, दो सब्सटेंस है, और दोनों गैस है, मतलब गैसियस मिक्सचर हो गया। कंटेनिंग का मतलब से मौजूद है क्या क्या, CH4 और C2H4। मतलब दोनों को मिला करके वजन 60 ग्राम है। 60 ग्राम मिक्सचर में दोनों, मतलब दोनों को मिला करके जो मास है 60 ग्राम के बराबर है। अब क्या किया, पूरे मिक्सचर को ऑन कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन किसका, पूरे मिक्सचर का। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग, यानी बेसिकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, इसी को कहते हैं कंबशन। तो हाइड्रोकार्बन है, कंबशन होगा मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो बहुत बार उसका प्रोडक्ट हमने आपको बताया है। क्या मिलता है, CO2 और H2O, CO2 गैस। और कुछ भी अगर नहीं लिखा तो मानेंगे कि H2O जो है बनेगा वो लिक्विड होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये कंबशन का प्रोसेस हो रहा है। बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो CO2 गैस होगा। सॉरी, CO2 गैस तो होगा ही होगा, H2O लिक्विड होगा। H2O गैस नहीं बल्कि H2O लिक्विड होगा। तो कहता है कि CO2 जो बना 4 मोल बना। अब CO2 कहां से आएगा, पहला रिएक्शन से कि दूसरा से कि दोनों से, दोनों से। दोनों हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, पहले से भी CO2 आएगा, दूसरे से भी CO2 आएगा। दो कंपोनेंट है, दो रिएक्शन लिखो। दो कंपोनेंट है, दो रिएक्शन, अर्थात ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा CH4 के साथ जो होगा वो अलग, और C2H4 का O2 के साथ रिएक्शन होगा वो अलग। वो सिखाया था, अलग अलग कंपोनेंट का रिएक्शन अलग अलग लिखते हैं। अब मास कहता है, मिल जाएगा यार। देखो सब ध्यान से क्या करते हैं कि मास मान ही लेते हैं, मान लेते हैं मास। हमारे पास यहाँ सोल्यूशन है, देखो एक एक स्टेप। CH4 है और प्लस C2H4 है, इनका आपस में रिएक्शन नहीं होगा। ये दोनों कंपोनेंट है और दोनों को मिला करके वजन दे दिया बच्चे 60 ग्राम के बराबर है। कौन कितना ग्राम है ये पूछता है, तो मान तो सकते ही है ना वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। मान लो कि x ग्राम है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस x ग्राम। और ऐसी बात है, दोनों को मिला करके यदि 60 ग्राम है तो एक x ग्राम मान लिया, तो दूसरा 60 माइनस x ग्राम हो गया। अब दो रिएक्शन लिखेंगे। पहला रिएक्शन CH4 वाला, CH4 गैस से ऑक्सीजन गैस के साथ इसका रिएक्शन होगा, इसी को कंबशन कहते हैं। प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा और H2O लिक्विड। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन का यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग, जिसको कंबशन भी कहते हैं या O2 के साथ रिएक्शन भी कहते हैं, तो H2O का फिजिकल स्टेट लिक्विड लोगे, क्योंकि मानते हैं कि कुछ नहीं मेंशन तो बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। बहुत बार सिखाया। एक रिएक्शन ये लिखा, एक और रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन रिएक्शन लिख करके सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए कार्बन एटम काउंट करो, इधर एक है, इधर एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने एटम, 4 एटम, इधर कितना, 2, किससे गुना कर दोगे, 2 से, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब रह गया ऑक्सीजन, काउंट करते हैं, इधर 2 और ये 2, 2 2 4, इधर कितना, 2, किससे गुना कर दिया, 2 से। ये रिएक्शन बैलेंस पढ़ने तो तुमको आता है। इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, यदि आपस में रिएक्ट करेंगे तो CO2 का 1 मोल मिलेगा और H2O का 2 मोल मिलेगा। ये आपको बढ़िया से पढ़ने आ गया, आप मून तरह भी पढ़ सकते हो। एक रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन लिखते हैं। दो कंपोनेंट, दो अलग अलग रिएक्शन लिखेंगे बच्चे। C2H4 किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन गैस के साथ, क्या प्रोडक्ट देगा, CO2 गैस ही देगा, और क्या देगा, H2O लिक्विड ही देगा। और रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। ये भी रिएक्शन बहुत बार बैलेंस कर लिया, कार्बन का 2 एटम, यहाँ 1 एटम, 2 से गुना कर दिया, 2 हो गया। हाइड्रोजन का 4 एटम,
इधर 2 आइटम, 2 से गुना कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, इधर 2 और 2 दूना 4 यानी 6, इधर कितना 2 तो 3 दूना 6 बैलेंस। यानी ऑक्सीजन के आइटम्स भी बैलेंस हो गए, सारे आइटम्स बैलेंस हो गए। तो पढ़ने को आता है इसका 1 मोल O2 पे 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये खत्म हो जाएगा। CO2 का 2 मोल मिलेगा और H2O का 2 मोल मिलेगा। पढ़ने जिसको आता करने आता है। अब क्वेश्चन को हम लोग मास से इंटर रिलेट करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन को मोल से हमेशा मोल से पढ़ते हैं। इस सेंटेंस को बहुत बार बोला, यानी जो आपने मास माना उसको मोल में कन्वर्ट कर दे बच्चे, जानते। तो इसको मोल से कन्वर्ट करके यानी नंबर ऑफ मोल लिख लेते हैं, x बटा इसका मोलर मास 12 और 4 16। ये क्या मिल गया, मोल। मास लिए थे, मोल मिल गया। O2 का 60 माइनस, सॉरी O2 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, O2 के बारे में कोई जानकारी नहीं, कंप्लीट कंबशन है, मतलब O2 कम पड़ने वाला नहीं, जितनी जरूरत उतना है। C2H4 60 माइनस इतना मास है, हमको मोल चाहिए, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे किसका, C2H4 का। 12 दूना 24 और 4 28, 12 दूना 24 और 4 28, 28 से डिवाइड कर दिया, मोल हो गया। यानी आपने जो मास माना था उसको हमने मोल कन्वर्ट करने के लिए उसी के मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल आ गया। किसके बारे में जानकारी दिया, किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दिया, CO2 के बारे में। तो पढ़ लेते हैं यहाँ से यहाँ और पढ़ लेते हैं यहाँ से यहाँ। कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो सीधे पढ़ लेंगे। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देगा तो x बटा 16 मोल कितना देगा, x बटा 16 मोल ही देगा इसका CO2 का, पहले रिएक्शन से। दूसरे रिएक्शन से कितना मिलेगा, 60 माइनस x डिवाइड बाय 28, C2H4 का 1 मोल CO2 का 2 मोल देगा, तो इतना मोल, यानी C2H4 का जितना मोल है CO2 का उसका डबल मोल प्रोड्यूस होगा। इसका 1 है तो इसका 2, इसका 2 तो इसका 4, तो इसका इतना, इसका डबल होगा। यानी बेसिकली क्या, 2 multiplied by 60 minus x and divided by 28, isn't it? अब क्या कहता है कि CO2 का टोटल मोल जो प्रोड्यूस हुआ, मोल ही आया ये, टोटल मोल जो CO2 का प्रोड्यूस हुआ वो 4 मोल हुआ। आफ्टर कंबशन मोल जो प्रोड्यूस हुआ CO2 का मोल मतलब क्या, टोटल मोल। रिएक्शन में कंबशन के बाद टोटल मोल प्रोड्यूस हुआ, सब टोटल नहीं लिखा। अरे CO2 कह दिया कि कंप्लीट कंबशन के बाद प्रोड्यूस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि CO2 किसी एक का नहीं देगा बल्कि तो सबका देगा। जितना भी CO2 उस वेसल में प्रोड्यूस हुआ, उस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ, तो CO2 टोटल जोड़ करके 4 जोड़ते हैं ना, तो गिवन क्या, CO2 का मोल, मोल ऑफ CO2 x बटा 16 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 60 माइनस x बटा 14 दूना 28, किसका मोल है, CO2 का पहले रिएक्शन में, और ये दूसरे रिएक्शन में 2 से कैंसिल कर दिया 14 से, कितने मोल के बराबर, 4 मोल के बराबर। क्या ये इक्वेशन जो हमने लिखा वो समझ में आ रहा है। CO2 का टोटल मोल प्रोड्यूस हुआ है 4 क्वेश्चन में दिया, और आपने निकाला x के रिस्पेक्ट में दोनों को जोड़ दिया, टोटल मोल के बराबर हो गया। क्या x से सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसे करो एलसीएम 14 और 16 और 14 का, चलो 16 गुना 14 ही लिखो, ऐसे लिख लेते, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो 14x हो गया, और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से 96, 960 हो गया, माइनस 16x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज इक्वल टू क्या 4। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं x की वैल्यू के लिए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चा को सॉल्व नहीं करने अगर आता कुछ दिक्कत होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम करके बता रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुना कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, आपस में जोड़ दिया, उधर 4, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा बच्चा, यानी ये हो गया 14x माइनस 16x, अब डायरेक्ट लिख दें, माइनस 2x लिख सकते हैं ना, यानी बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 960 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 गुने 16 गुने 14, यहां से x सॉल्व कर सकते हैं, 2x का वैल्यू तुम्हारे पास मिल गया,
कितना 960 में से घटा देना है इस वैल्यू को, तो 14 दूना 28 मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो 16 चौका 64 में 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौका 16, 6 चौका 24 और 1 25 और 64, ये 6 5 4 9, 6 2 8 और 1 9, 896। अब ये कितना हो गया, 64 लगता है आ रहा है, घटा करके ये 64 बना, यानी x का वैल्यू मिल गया 32 गुना 64, कितना ग्राम, 32 ग्राम x का वैल्यू मिल गया। x क्या माने थे, x माने थे हम लोग मास किसका, CH4 का, x माने थे मास किसका, CH4 का, यानी बेसिकली आपको x मिल गया, CH4 का मास मिल गया, तो CH4 का मास मिल गया तो C2H4 का मास भी मिल गया ना। C2H4 का मास 60 माइनस x है, 60 में से उस 32 को घटा देंगे तो 28 ग्राम, दोनों का मास मिल गया, यानी बेसिकली मास हमारे पास मिल गया। पहले इतना नोट करो, ये नोट करो, उसके बाद लिखते हैं। या यहाँ पर अगर नजर आ रहा है तो लिख सकते हैं मास ऑफ C2H4, ये कितना हो गया, 60 माइनस x हो गया, यानी बेसिकली 60 में से 32 को घटा दो तो 28 ग्राम हो गया, और ये x जो आया वो किसका मास हो गया, बेसिक मास x किसका माने थे ऑफ CH4, दोनों का मास हमने यहीं पर लिख दिया, देखते हैं नजर आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं फिर से समझाता हूँ, इसको समझोगे, मास मिल गया, मास परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, तो हो जाएगा। पहले तो मास कैसे आया वो समझते, किसी को भी डाउट होगा तो बढ़िया से देख लोगे, पहले देख लोगे उसके बाद डाउट पूछोगे। क्वेश्चन मिक्सचर का है, मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स है, इस बार दोनों गैसेस ही है, तो इसको गैसेस मिक्सचर भी कहते हैं। कौन दो कंपोनेंट, एक CH4 और दूसरा C2H4 है, दोनों को मिला करके वजन 60 ग्राम है, 60 ग्राम है, दोनों को मिलाकर कंप्लीट कंबसन हुआ मिक्सचर का, मतलब मिक्सचर में जो भी वस्तु होगा O2 के साथ रिएक्शन होगा, कंबसन का मतलब O2 के साथ रिएक्शन, तो कंबसन हुआ, तो कंबसन में प्रोडक्ट मिलता है CO2 और H2, अगर हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में CO2 और H2 मिलता है, तो CO2 का कितना टोटल मोल प्रोड्यूस हुआ, 4 मोल प्रोड्यूस हुआ, इतना इंफॉर्मेशन है। तो कहता है कि मास दोनों का बता दो, ओरिजिनल मिक्सचर में C2H4 कितना और CH4 कितना है, मास मिल जाएगा तो मास परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल नहीं है, शुरू से निकालते आ रहे हैं, तो मास निकालने की कोशिश करते हैं। क्या भाई, तो हमने CH4 का मास मान लिया x ग्राम, दोनों को मिला करके 60 ग्राम है, तो CH4 कितना, 60 माइनस x, सर ये दोनों जोड़ के लिखे मतलब दोनों का रिएक्शन होगा, नहीं बच्चे, कंपोनेंट आपस में पड़े, उनका आपस में रिएक्शन नहीं होगा, बस यही हमने लिखा है, इसका मास जोड़ करके 60 ग्राम है, ये लिखना चाहा है। रिएक्शन अब होगा, इसका x ग्राम मान लिया, दूसरा कितना 60 माइनस x, दोनों को मिला करके 60 ग्राम है, सीधी सी बात है, दो बच्चे हैं, दोनों को मिला के 60 रुपया है, एक के पास x है, दूसरा 60 माइनस x, दो रिएक्शन लिखा है, CH4 वाला C2H4 वाला, जितने कंपोनेंट्स है उतनी बार रिएक्शन लिखते हैं, ये अलग रिएक्शन लिखा है, अलग रिएक्शन लिखा है, और रिएक्शन लिख दिया, CO2 और H2 प्रोड्यूस कर दिया, रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बिना बैलेंस के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, बैलेंस करना बहुत सिखा दिया, बैलेंस कर लिया। अब ये तो मास माना ना, ये जो स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट होता है मोल में पढ़ाता है, तो मोल में कन्वर्ट करेंगे कैसे, मास को मोल से डिवाइड कर दिया, मास को मोल से डिवाइड कर दिया, मोलर मास डिवाइड कर दिया, मोलर मास कितना 12/16 मोल आ गया, मास को 60 माइनस x को इसके मोलर मास 12 दूना 24 4 28 से डिवाइड कर दिया, मोल आ गया। अब पढ़ते हैं इसका एक मोल, सर एक क्यों नहीं पढ़ा, इसकी जरूरत नहीं है, कंप्लीट कंबशन में O2 जितनी जरूरत उतना है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये LR रहा होगा, दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट होगा, तभी ये पूरा का पूरा कंबशन हो गया, तो 100% हिट करेगा, इसका एक मोल, इसका एक मोल देगा, तो x अपॉन 16 कितना देगा, x अपॉन 16, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं, इसका एक मोल CO2 का 2 मोल देगा, इतना मोल कितना, इसका डबल 2 से गुना कर दिया, तो 60 माइनस 6 डिवाइड बाई 14 मोल हो गया, इसका मोल CO2 का दोनों रिएक्शन से मोल आया, जोड़ दो, और जोड़ करके जो क्वेश्चन में दिया है
पहला से यहाँ से मोल आया, CO2 का यहाँ से मोल आया, 4 मोल के बराबर। क्या लिखा, ये लिखा, बराबर कर दिया, x सॉल्व कर लिया, x 32 ग्राम आया। x क्या माने थे बच्चे? x हम लोग माने थे मास, किसका मास माने थे? CH4 का, जो मानो वही आएगा ना, यानी CH4 का मास आ गया कितना, 32 ग्राम। तो C2H4 का मास कितना, 60 माइनस x, यानी कि 28 ग्राम। अब ये क्या आया, आपके पास दोनों का मास आ गया, और क्या पूछता है, मास का परसेंटेज पूछता है। क्या मास का परसेंटेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखोगे मास का परसेंटेज कैसे, लेकिन मास का परसेंटेज कैलकुलेट करने से पहले किसी को अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो हैंड रेज करो। बोलो बेटा सूरज। सर जब भी CO2 दिया रहेगा तो हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे CH4 का। नहीं, कंबशन दिया रहेगा तब O2 के साथ रिएक्शन होगा। कंबशन का मतलब होता है O2 के साथ रिएक्शन। कंबशन में O2 के साथ रिएक्शन को बेटा बोलते हैं कंबशन, यानी O2 के साथ रिएक्शन, O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, कहां से पढ़ करके हुआ? कंबशन से। बोलो अभिषेक। सर एक ही स्टेट वाला दो कंपाउंड कभी रिएक्शन नहीं कर सकता है? सबके बीच में रिएक्शन होगा कोई जरूरी नहीं है। CH4 और C2H4 का रिएक्शन नहीं होता, जानने वाली बात है। हर एक स्टेट में सारा सब्सटेंस है, उसका रिएक्शन हो जाएगा कोई जरूरी नहीं है। Na2CO3 और क्या था K2, दूसरा सॉलिड नहीं होता रिएक्शन। कैसे जानेंगे सर? एक ही स्टेट में कोई सब्सटेंस है, उनका रिएक्शन हो ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चीनी और नमक को मिलाया आपस में करेगा कोई जरूरी नहीं है, मिक्सर बन सकता है ना? यस सर। तो बिना रिएक्शन वाला ही आएगा क्वेश्चन सर? हाँ, बिना रिएक्शन का ही आएगा। मिक्सर में पड़ा, इसका मतलब आपस में रिएक्शन उसका नहीं हो रहा, तभी ना पड़ा हुआ है, कल सिखाया था ना। सर अगर यहाँ पर कंप्लीट क्या कहते हैं कंबंशन नहीं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते? फिर नहीं बनाते। कंप्लीट कंबशन होगा तभी तुम कह सकते हो कितना अमाउंट प्रेजेंट है, अदरवाइज इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो शुरुआत का अमाउंट कितना है, कौन कितना है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर नहीं बता सकते। कंप्लीट कंबशन होगा तभी जोड़ करके फाइनल आएगा, तो इक्वेशन बनेगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन में कोई और इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तभी बात हो पाएगी कि कोई एक कितना रिएक्ट किया, दोनों में से कितना रिएक्ट किया, कितना परसेंट किसका रिएक्शन हुआ, ये दिया हुआ होना जरूरी है, तभी हो पाएगा, है ना? चलो, कंप्लीट कंबशन होगा तभी तो दो इक्वेशन तो बना पाओगे। इनकम्प्लीट कंबशन है तो कितना परसेंट कंबशन है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया। हाँ, अगर फिर कह दे कि एक कोई कंपोनेंट अपना जितना हिस्सा था उसका 20% रिएक्ट किया, x/16 का 20% ले लेंगे, फिर आगे करेंगे। दूसरा कोई रिएक्टेंट C2H4 था, उसका 40% रिएक्ट किया, इसका 40% वो रिएक्ट करेगा, इसका 40% लेकर के बनाएंगे, है कि नहीं? यानी दो और इंफॉर्मेशन दिया हुआ होना जरूरी है। इनकम्प्लीट कंबशन के लिए कितना परसेंट हुआ, कोई बच्चा ले लिया 20%, कोई ले लिया 40%, तो अपनी मर्जी नहीं चलेगी। क्वेश्चन देने वाला बता देगा कि एक CH4 का इतना परसेंट हुआ, दूसरा इतना हुआ, तो फिर हम क्वेश्चन मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? तो उसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट कंबशन के लिए दिया हुआ होना जरूरी है। अब यहाँ पर मास आ गया बच्चे, अब मास आ गया तो मास का परसेंटेज तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। दोनों का मास मिल गया, 32 ग्राम CH4 का मास मिला और C2H4 का मास मिल गया 28 ग्राम।
क्या दोनों का मास मिल गया इसके करस्पॉन्डिंग? देखो मास परसेंटेज निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। CH4 का मास आ गया, कितना निकाले थे? 64 ग्राम, 32 ग्राम। CH4 32 ग्राम था, और ये जो था C2H4 कितना ग्राम था? 28 ग्राम, दोनों को जोड़ करके 60 ग्राम था। अब कोई पूछे मास परसेंटेज, बहुत बार सिखाए हैं पीछे और सिखाते ही रहते हैं, मास परसेंटेज किसका? CH4 का। तो जिसका मास परसेंटेज क्या है उसका मास ऊपर में, टोटल मास नीचे में, गुना कर दोगे 100 से आ जाएगा, गुना बात कर लेना। दूसरा मास परसेंटेज C2H4 का, जिसका मास परसेंटेज क्या है उसका मास ऊपर में 28 ग्राम है, टोटल 60 है, 100 से गुना कर देंगे तो मास परसेंटेज आ जाएगा। या फिर अगर एक का मास परसेंटेज निकाल लिया, ये x था या y, कुछ भी मानो ये y है, तो दूसरा वाला 100 माइनस y हो जाएगा, यानी दोनों को जोड़ करके 100 होना चाहिए। जोड़ करके देख लो 100 होगा। दो ही कंपोनेंट है और एक का मास परसेंटेज निकाल लिया तो दूसरा वाला 100 में से माइनस कर देंगे तो उसका मास परसेंटेज मिल जाएगा। मान लो ये 40 आया तो 60 हो जाएगा, ये 20 आया तो 80 हो जाएगा। तो मास परसेंटेज आपने कैलकुलेट कर लिया और ये बढ़िया से आपको करने आता है। तो हम लोगों ने मिक्सर का क्वेश्चन करना सीखा। अब मिक्सर का क्वेश्चन कुछ आएगा जो कि डीपीपी में होगा, उसको आप ट्राई करेंगे, जो कि हम देंगे आपको, और फिर डिस्कशन उसका होगा। तो और भी क्वेश्चंस जैसे जैसे आएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा जितना हमने पढ़ाया। और ध्यान रहे किसी को मिला देने पर रिएक्शन हो ही जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। दो गैस से आपस में रिएक्ट कर ही जाएगा कोई जरूरी नहीं। फेज सेम ही हो, स्टेट सेम ही और मिलाने पर रिएक्शन हो जाएगा कोई जरूरी नहीं है। फेज डिफरेंट भी हो और फिर भी रिएक्शन होता है। सर ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से पढ़ते पढ़ते नॉलेज हो जाता है किसके किसके बीच में रिएक्शन होता है और किसके किसके बीच में रिएक्शन नहीं होता। कहाँ से होगा सर? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन को डील करता है, किसके किसके बीच में रिएक्शन होगा, किसके बीच में नहीं होगा, है कि नहीं? इनऑर्गेनिक 2 साल पढ़ोगे और रिएक्शन ही पढ़ते रहोगे, उसमें पता चलेगा कि किनके बीच। लेकिन यहाँ कैसे पता चले? अरे तो सूत्र दिया ना, मिक्सचर में पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ इसीलिए है कि उनका आपस में रिएक्शन नहीं हुआ। 1 चम्मच चीनी मिला है और 1 चम्मच हमने सॉल्ट मिलाया, दोनों को पानी में मिला दिया, शेक कर दिया, है कि नहीं? तो उनका आपस में रिएक्शन नहीं होगा। चीनी घोल बन गया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने का मतलब आपस में रिएक्शन नहीं। चीनी चीनी है, ये ORS का घोल तैयार हो गया, चीनी चीनी ही रहेगा, शुगर शुगर ही रहेगा, पानी पानी ही रहेगा, बस एक सॉल्यूशन तैयार हो। इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो शुगर पड़ा हुआ मिला हुआ है एक दूसरे में मिला होने का मतलब रिएक्शन होना नहीं होता है। रिएक्शन होने का मतलब आपस में रिएक्ट करेगा और डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते, हम लोग अभी तक पढ़े थे कि जो भी सब्सटेंस है वो प्योर है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे थे तो मान रहे थे कि वो 100% प्योर है, उसका कन्वर्जन हो गया भाई। कभी कभी सब्सटेंस 100% प्योर नहीं होता, वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज प्योरिटी का, वो देखो इंटरेस्टिंग है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज को पढ़ते हैं, परसेंटेज प्योरिटी, शुद्धता। इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। आज क्लास हुई 1 बजे से, सैटरडे को मैं यहाँ पर रहूंगा, थर्सडे को कल यानी इवनिंग में आपकी क्लास नहीं होगी। थर्सडे सैटरडे को क्लास होगी, सैटरडे को क्लास होगी जैसे होती है, यानी 8:14 8:15 पर क्लास आपकी होगी। जिसका इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर भी दे दूंगा ग्रुप पर। यानी इस वीक में एक और क्लास होगी सैटरडे को, ठीक है ना? आज इवनिंग में नहीं होगी, आज इवनिंग में वैसे भी नहीं होगी, थर्सडे को नहीं, जो होती थी वो नहीं होगी, उसके लिए परियाज में ले लिया, सैटरडे को आपकी क्लास होगी। चलो भाई शुरू करते हैं। परसेंटेज पीरियड को समझते हैं, ये क्या मामला होता है परसेंटेज पीरियड। ध्यान सुनो, जैसे एक दुकान में गए और 10 किलो चावल खरीदा, 10 किलो चावल खरीदा, घर पर आए
और चावल को देखने लगे तो उसमें पाया कि 2 किलो जो था कुछ कंकड़ पत्थर था, कुछ कंकड़ पत्थर था, चाइनीज चावल था, मतलब अशुद्धता थी। 2 किलो अशुद्धता थी, कुछ कंकड़ पत्थर इधर उधर की चीजें थी। और जो बढ़िया चावल था जिसको खा सकते थे वो 8 ही किलो था। पसंद आई? यानी 10 किलो में 2 बेकार था, कंकड़ पत्थर था, अशुद्धियां थी, इंप्यूरिटी थी, और 8 किलो बिल्कुल प्योर चावल था। कोई कहे कि परसेंटेज प्योरिटी बताओ चावल कितनी है, तो जो प्योर था 8 किलो ऊपर में, और पूरा सैंपल का मास जो कि कंकड़ पत्थर के साथ था जिसको सैंपल कहते हैं, नीचे में 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज प्योरिटी आगे 80%। 10 किलो में 8 किलो प्योर है, तो मास परसेंटेज बाय प्योरिटी, कभी भी प्योरिटी पूछता है किसी भी सब्सटेंस का, कोई एक ही सब्सटेंस है तो मास परसेंटेज की बात पूछ रहा है, तो 80%। बड़ा आसान। यानी प्योर सब्सटेंस जो ऊपर में रखो उसका मास, पूरा सैंपल का मास जिसमें कि इम्प्योरिटी भी है उसको जोड़ करके नीचे में रखो, 100 से गुना कर दो, परसेंटेज प्योरिटी मिल जाता है। यानी कि एक सैंपल होता है, देखो बच्चे, सैंपल में दोनों ही चीजें होती हैं, क्या प्योर सब्सटेंस भी होता है और इम्प्योरिटीज भी होती है। इम्प्योरिटीज दोनों को मिला करके सैंपल बनता है। अब ये जो इम्प्योरिटीज है, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन की बात करेगा तो प्योर सब्सटेंस ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो इम्प्योरिटी है, कंकड़ पत्थर या कुछ और भी चीजें हैं, मानते हैं कि ये इम्प्योरिटी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यानी इम्प्योरिटी एज इट इज इनर्ट प्रोडक्ट के रूप में पड़ा हुआ रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल करने के लिए। सर इम्प्योरिटी नहीं रिएक्ट करेगा, हम कह रहे हैं कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। इम्प्योरिटी भाई मानते हैं कि बाय कन्वेंशन क्या उसमें इम्प्योरिटी पड़ी हुई है तो वो रिएक्ट नहीं करता, उसी को इम्प्योरिटी हम कह ही रहे हैं, जो रिएक्ट नहीं करता, जो कि ऐसी एज इट इज पड़ा रहेगा। कुछ केमिकल डालेंगे तो एज इट इज, बालू है तो बालू के रूप में ही पड़ा रहेगा, उसका रिएक्शन नहीं होगा। यानी ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। Impurities do not participate, participate मतलब क्या, भाग लेता है, in reaction, chemical reaction, reaction का मतलब केमिकल रिएक्शन में impurities पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पहला कॉन्सेप्ट। यानी जो भी प्रोडक्ट्स तुमको मिलने वाला है, रिएक्शन अगर हुआ सैंपल और किसी दूसरे सब्सटेंस के बीच में, सैंपल में कुछ डाला, रिएक्शन हुआ, तो जो रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस से आएगा, इम्प्योरिटी से नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है, इधर उधर नहीं सोचना है। तो इम्प्योरिटी जो है पार्टिसिपेट रिएक्शन में नहीं करेगा, सिर्फ प्योर सब्सटेंस का ही आपस में रिएक्शन होगा, है कि नहीं? चलो भाई, अब परसेंटेज प्योरिटी की बात करते हैं। अभी सिखाया परसेंटेज प्योरिटी निकालना तो बड़ा आसान है। मास पहले लिखोगे ऊपर में किसका, प्योर सब्सटेंस। नीचे में मास किसका, पूरे सैंपल का, मास ऑफ सैंपल। सैंपल कहते हैं जिसमें कि सब चीज प्योर भी है और इम्प्योर भी है। यानी एक बोरा तुमने चावल खरीदा था 10 किलो का, वही पूरा सैंपल है जिसमें प्योर भी था और इम्प्योर भी था। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। ये परसेंटेज प्योरिटी कहलाता है। और प्योरिटी यानी प्योर जो सब्सटेंस है उसी का केमिकल रिएक्शन होगा और उसी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इम्प्योरिटी अगर उसमें 2 किलो पड़ा हुआ था तो रिएक्शन के बाद भी 2 किलो ही पड़ा हुआ रहेगा, उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं होगा, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यही कॉन्सेप्ट है। और फिर हम लोग परसेंटेज प्योरिटी किसी भी सैंपल का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या सीखा, कोई एक सैंपल, उसमें क्या क्या है, दोनों चीज है, प्योर भी है और इम्प्योरिटीज भी है। इम्प्योरिटी के मान में क्या सोचे हैं, अरे कंकड़ बच्चा खुद भी सोच लो, तो प्योर का जो वस्तु है उसका परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालें, तो मास प्योर सब्सटेंस का ऊपर में कैसे पता चलेगा, पता चलेगा या तो दिया हुआ रहेगा या तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल समझते। और सैंपल का मास दिया रहेगा, सैंपल के मास डिवाइड कर दिया, 100 से गुना कर दिया, तुम्हारे पास परसेंटेज प्योरिटी निकल करके आ गया। ये परसेंटेज प्योरिटी किसमें, मास की बात करें तो मास परसेंटेज। यानी 100 मान लो कि 20 आया,
मान लो ये 20% आया, मतलब क्या 100 ग्राम का यदि हमारे पास सैंपल था तो 20 ग्राम उसमें प्योर सब्सटेंस था और 80 ग्राम जो था ना कंकड़ पत्थर इम्प्यूरिटीज। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इससे हम लोग न्यूमेरिकल से समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो एकदम न्यूमेरिकल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक पॉइंट को पहले बढ़िया से देखो। 400 ग्राम सैंपल, जैसे ही सैंपल कह दिया ना दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए कि इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होगी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड होता है सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का, ऐसे लिखते हैं मतलब क्या उस कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल में कुछ इम्प्यूरिटीज भी पड़ा हुआ होगा। कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा ही होगा, जिसका सैंपल है वो कुछ प्योर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में कुछ इम्प्यूरिटीज होगी। यानी 400 ग्राम पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट प्योर नहीं है। डिकम्पोजिशन, gives 2 mole of CO2 gas. Calculate percentage purity. देखो बाई मास हो सकता है लिखा हुआ नहीं रहे, लेकिन परसेंटेज प्योरिटी बाई मास ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी हमेशा बाई मास में ही निकालते हैं, मतलब ही होता है बाई मास। मास परसेंटेज भी कहते हैं उसको, या वेट परसेंटेज भी कहते हैं। अब CaCO3 इन सैंपल, अब ये क्या दिया कॉन्सेप्ट जो सिखाया था, कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल को हिट किया, उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होगी, वो इम्प्यूरिटीज नहीं टूटेगा, वो इम्प्यूरिटीज से CO2 नहीं मिलने वाला। यानी CO2 जो कि रिएक्शन से होगा हिट करने से आएगा वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस है। अगर प्योर क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, तो सर बोलोगे ऐसी भी तो चीज हो सकती है जिससे कि CO2 आ जाए। नहीं, इस क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर कह दिया कि इसका सैंपल है तो बाकी जो इम्प्यूरिटीज है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। उसी के हिसाब से देता है, ये दिमाग में बैठा लो। यानी CO2 जो भी आएगा प्योर से आएगा, प्योर क्या कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी सभी इम्प्यूरिटीज है, कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा इम्प्यूरिटीज है और जो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये दिमाग में बैठा लेना है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बच्चा है, ध्यान से सुनो कॉन्सेप्ट क्या, जो भी CO2 आएगा वो आएगा कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। CO2 will come on decomposition of pure substance, कौन कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया मतलब प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, इसी से इम्प्यूरिटी से नहीं आएगा। इधर तो क्या फटाक से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम तुरंत कर सकते हैं। देखो सर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा सॉलिड, ये क्या देगा हिट करने पर, तुमको पता है CaO सॉलिड देगा और CO2 गैस देगा। यानी जो भी CO2 गैस मिलेगा यहीं से मिलने वाला है ना, तो CO2 का कितना मोल मिला, 2 मोल। तो डायरेक्ट कर लेते हैं यार, ये 2 मोल जो आया होगा इसमें कितने मोल से आया होगा, 1 मोल के लिए 1 मोल की जरूरत है,
तो 2 मोल के लिए 2 मोल की जरूरत है, 2 मोल इतना तो चाहिए, यानी यही 2 मोल पड़ा हुआ होगा, यही पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन हुआ, उसका 2 मोल मिला। सर ये पूरा डिकम्पोजिशन होगा कैसे पता चलेगा? खुरापाती मान ऐसे सोचेगा, अरे पूरा कुछ नहीं लिखा तो पूरा मानेंगे, क्या पार्शियल की बात कर रहा है यहाँ पर? नहीं कर रहा। तो दिमाग लगाते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, कंप्लीट का मतलब तभी न्यूमेरिकल हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर पार्शियल कहेगा तो कितना परसेंट होगा ये भी बात करेगा, लेकिन यहाँ कितना परसेंट होगा ये बात नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट मानेगा कि जो भी है कैल्शियम कार्बोनेट 100% कन्वर्ट हो रहा है CO2 गैस में। तो 2 मोल रहा होगा, यानी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हारे पास 2 मोल है, ये प्योर हो गया 2 मोल, ये प्योर हो गया, यानी बेसिकली मास मिल गया तुम्हारे पास, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। मोल मिल गया, मोलर मास से गुना कर दो, मोलर मास बहुत बार सिखाया है कैल्शियम कार्बोनेट का 100, यानी 200 ग्राम, 200 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल में है। टोटल मास 400 ग्राम था, 200 ग्राम प्योर है, तो 50% प्योर है यार, ऐसे बता सकता है, इंटेलिजेंट बच्चा है तुम। 400 ग्राम सैंपल में 200 ग्राम प्योर है, तो कितना परसेंट हो गया? 50%, आधा है, 50% है, हो गया। तो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज का प्योरिटी का होता है, कोई फर्क नहीं। मास परसेंटेज यहाँ जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का निकालोगे ना, इसी को हम लोग परसेंटेज प्योरिटी कहते हैं, यही कहा जाता है क्या? परसेंटेज प्योरिटी। कैसे निकालते हैं, कैसे, क्या बताया? ऊपर में जो प्योर आया उसका मास, कितना प्योर आया? 200 ग्राम, यही प्योर है, ये प्योर का मास है। तो प्योर का मास पूरा ऊपर में, सैंपल का मास नीचे में। देखो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सैंपल लिख दिया सर, सैंपल का मतलब क्या? सैंपल का मास। प्योर का मतलब क्या? प्योर का मास। किससे गुना करेगा बच्चा? 100 से। 200 प्योर था, 400 सैंपल था, 100 से गुना कर दिया, 50% आंसर आ गया। और क्या? 50%, या ऐसे हो सकता था 400 ग्राम में 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है, तो 50% प्योर है, परसेंटेज प्योरिटी 50%, 50% है कि नहीं? क्या सीखा? जो भी प्रोडक्ट तुम्हारे पास मिल रहा है वो सिर्फ प्योर सब्सटेंस से आएगा, बाकी जो इम्प्योरिटी होगी उससे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट सिखाया, ये दिमाग में बैठा लेना है। इसी तरफ कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो जिसने सुन लिया वो ध्यान से सीख लिया। और क्वेश्चन तुम्हारा जो प्योर था, प्योर जो आएगा वो प्योर से ही आएगा। CO2 जो आया वो प्योर से टूटनेस से आएगा, जिसका 1 मोल से आएगा, तो इसका 2 मोल से आएगा। और स्टोइकियोमेट्री तो सिखा रही है, ये अगर नहीं पढ़ पाओगे तो क्वेश्चन तो कोई भी नहीं हो पाएगा ना। सर ऐसा नहीं करते, इसका मान लेते हैं कि इसका x मोल है, x मोल है, मान लेते हैं इसका x मोल देगा, x के बराबर 2 कर दो, तो बात तो सही होगी। तो इधर से इधर भी जा सकते, इधर से इधर भी जा सकते, कोई फर्क नहीं। आंसर सही है। किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करो। परसेंटेज पीरियड में इससे आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सर मास ऑफ प्योरी CaCO3 बता दीजिएगा। मास ऑफ प्योरी प्योर वाला, यस सर। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना बेटा, वो प्योर आया। देखो पहले तो मोल आया, मोल ही था इसका ना, तो मोल ही मिल सकता है। इसका 1 मोल से आएगा, इसका 2 मोल। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन देखो कितना 1 है, तो इसका भी कितना 1। सत्या में ही पहले भी तो नहीं समझा था। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन पर ध्यान दो, इसका स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 है, इसका भी कितना 1 है, मतलब इसका 1 मोल, इसका 1 मोल देगा, या इसका 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, 1 1 होगा, तो इसका 2 मोल के लिए इसका 2 मोल, या उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसका 2 मोल इसके 2 मोल से आएगा। ऐसे समझ, ये 1 तो 1, यानी 1 कलम का दाम 1 रुपया, तो 2 कलम का दाम 2 रुपया, 4 कलम का दाम 4 रुपया। इसका 2 मोल था, तो ये कितने मोल से आएगा? 2 मोल से। तो ये प्योर हो गया। क्या आया? मोल आया। पहले मोल ही आता है। मास कैसे निकालते? मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते। कैल्शियम कार्बोनेट का मोल कितना? 2। ये 100 क्या लिख दिया सर? ये मोलर मास है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 48 प्लस 12 प्लस 40 जोड़ेगा तो कितना? 100। 200 ग्राम आ गया।
बोलो बेटा। क्वेश्चन को एक बार और समझा दीजिए सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन कहता है, समझो सर, कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल था, तुमको कोई कह दिया कि चीनी का सैंपल हमने मार्केट से लाया, तो चीनी के सैंपल में 100% चीनी ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चीनी में कंकड़ का पत्थर भी हो सकता है, तो उसको सैंपल कहते हैं। अब उस चीनी का सैंपल का मास जो था पूरा, इसमें इंप्योरिटीज भी था 400 ग्राम। तो ये कहता है कितना चीनी शुद्ध है, कितना परसेंटेज शुद्ध है, कितना मास परसेंटेज चीनी का है उस सैंपल में, ये पूछ रहा। तो जैसे चीनी था कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल, यानी सैंपल का मास 400 ग्राम, मतलब उसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा और कुछ इंप्योरिटीज भी होगी, दोनों को मिला करके 400 ग्राम। अब 400 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज प्योरिटी निकालना है, यानी हमको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है। प्योर का मास अगर आ गया तो ये आ जाएगा, क्योंकि प्योर अगर आ गया तो प्योर का मास ऊपर में, कैल्शियम कार्बोनेट जो प्योर उसका मास ऊपर में, सैंपल जो 400 ग्राम था नीचे में 100 कर देंगे, यानी जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मास निकालना है। ये पूछता है कैसे मिलेगा, इससे जो CO2 प्रोड्यूस हुआ, ये सर CO2 इसी से क्यों प्रोड्यूस हुआ, वही तो थ्योरी बताया। जो भी प्रोडक्ट मिलेगा रिएक्शन में वो प्योर से आएगा, इम्प्योर से नहीं आएगा, इम्प्योरिटी से नहीं आएगा। तो CO2 कहाँ से आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। CO2 कितना आया, 2 मोल आया, तो 2 मोल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहा होगा, 2 मोल, बाकी तो सब समझ में है कि नहीं। तो परसेंटेज प्योरिटी मतलब इम्प्योर में कितना मास प्योर का है। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहले पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। बार बार कह रहे हैं जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सिर्फ प्योर से ही आएगा, इम्प्योर से कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। तो प्रोडक्ट के हिसाब से जो प्योर वाला उसका अमाउंट मिल जाएगा, मोल में मिलेगा, मोटा मास से गुना कर देना तो मास में मिल जाएगा। जैसे देखो एकदम एग्जैक्टली वैसा ही हम क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चे। मान लो 500 ग्राम तुमने लिया, 500 ग्राम सैंपल, जैसे ही सैंपल कहा कि बल्ब दिमाग में चल गया, इसमें कुछ प्योर सब्सटेंस होगा और कुछ इम्प्योरिटीज भी होगी। और MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल है। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल का मतलब क्या। उसमें प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होगा और कुछ इम्प्योरिटीज होगी, अशुद्धियां होगी, कंकड़ पत्थर होगा। ये मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। अगर ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। 500 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल था। ऑन हीटिंग मतलब किसको हिट किया, अरे सैंपल की बात कर रहा है तो सैंपल को हिट करेगा, अंग्रेजी समझना भी जरूरी है। गिब्स 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस। इसी 44 ग्राम को STP पर इसका वॉल्यूम भी लिख सकता था। CO2 गैस कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी, ऐसे लिखेगा, ऑफ MgCO3 इन सैंपल। या खाली परसेंटेज प्योरिटी नहीं देता, उसका मतलब ही होता है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ MgCO3 इन सैंपल, ये निकालना। अभी कह रहे हैं कि 44 ग्राम, इसके पहले वाला क्वेश्चन में CO2 का मोल दिया, इस बार मास दे दिया, और किसी किसी क्वेश्चन में उसका वॉल्यूम दे देगा STP पर। कहता है कि 22.4 लीटर CO2 गैस का STP पर प्रोड्यूस हुआ, 1 मोल प्रोड्यूस हुआ। यानी कुछ भी दे, मास दे, वॉल्यूम दे या मोल दे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, मोल में। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। एक सैंपल इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो उसमें और क्या होगा, कुछ कंकड़ पत्थर होगा, बालू वगैरह होगा, मिट्टी वगैरह कुछ होगा।
क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, उसको इंप्रोड्यूस कह दिया। दोनों को मिला करके वजन कितना था 500 ग्राम, इसी को सैंपल कह दिया। ये दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं, सैंपल। इसको हीट कर दिया, नीचे से गरम कर दिया, गरम करने पर इम्प्योरिटीज में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कितनी बार बोला, कम से कम 32 बार बोला। ये रिएक्ट नहीं करेगा, जितना भी था ऐसे ही पड़ा रहेगा। कौन रिएक्ट करेगा, ये भाई साहब टूटेंगे। किसमें टूटेंगे, तुमको पता है रिएक्ट करने पर टूटते हैं MgO सॉलिड में और CO2 गैस। तो जो भी CO2 का अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है कहां से मिलेगा, इसके टूटने से। यानी CO2 जो मिलेगा इसी से प्योर MgCO3 मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। हो गया काम। अरे इससे दुनिया में आसान कुछ ना तो हुआ और ना आगे होगा। तो लिख देते हैं तोड़ करके बच्चे, MgCO3 जो कि सॉलिड था, हीट कर दिया, उसी को एसिड डेल्टा लिखते हैं, मतलब नीचे से गर्म कर दिया। ये पदार्थ टूटेगा MgO सॉलिड में और किसमें टूटेगा, CO2 गैस में। ये CO2 कहां से गिरेगा, आसमान से गिरेगा, बिजली कड़के की ओर आएगा। इम्प्योरिटीज बालू से निकल करके आ जाएगा, नहीं भैया नहीं। ये जो प्योर सब्सटेंस मैग्नीशियम कार्बोनेट है वहीं से आएगा, प्योर से ही प्रोडक्ट मिलेगा MgO और CO2। सर MgO के बारे में जानकारी नहीं दिया, जिसके बारे में जानकारी दिया उसका इस्तेमाल कर लेना। हो सकता है MgO के बारे में जानकारी देता तो इसका यूज कर लेते। तो CO2 के बारे में जानकारी दिया, क्या दिया, 44 ग्राम। 44 ग्राम को क्या कन्वर्ट कर लेगा, मोल में, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। कितना मोल आ गया बच्चे, मोलर मास का 44। 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हुआ इनडायरेक्टली। इसी को कह रहे हैं क्वेश्चन में वैरायटी तुमसे कह देगा कि CO2 का इतना लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ एसटीपी पर, तो वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर देगा, एसटीपी पर नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। मास देंगे तो मोलर मास से डिवाइड कर दिया, मोल मिल गया। अब सब बच्चा देखेगा, सत्यम इसका 1 मोल इसके कितने मोल से आएगा, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी, अगर बैलेंस नहीं रहा तो बैलेंस करते। इसका एक स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कितना नहीं लिखा, मतलब 1 नहीं लिखा, मतलब 1 CO2 का मोल इसके 1 MgCO3 से आएगा। तेरे पास है कितना मोल, 3 मोल है, तो 1 मोल के लिए MgCO3 कितना मोल, 1 मोल। 1 मोल चाहिए, 1 मोल रहा होगा कहां पर, सैंपल में, यही पूरा टूट करके CO2 में कन्वर्ट हो गया। इंटरेस्टिंग है। क्या मिला, मोल मिला। कितना मोल, 1 मोल। हमें क्या चाहिए, इसका मास चाहिए। दूसरा बच्चा पूछा कि मास कैसे निकाले, तो मास जो MgCO3 यही प्योर सब्सटेंस है, शुद्धि यही है, प्योर यही है। यही MgCO3 जो लिखे ना, ये वाला घेरा, ये क्या है, प्योर है। इसी का मास निकाल रहे हैं। मास कैसे निकालते हो, मोल गुने मोलर मास। हम बोल रहे हैं ना, कितनी बार बार लिखेंगे, तुम्हारे दिमाग में भी तो होना चाहिए, खाली हमारे दिमाग में होने से थोड़ी ना होगा। मोल कितना, 1, और मोलर मास किसका, MgCO3 का। ये कैसे निकालते हैं सर, कल भी सिखाया था, सिखाया मैग्नीशियम का होता है 24, बाकी तुमको पता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, पढ़ते पढ़ते रट गया। मैग्नीशियम का भी तुमको आना चाहिए। ये क्या लिखे सर, एटॉमिक मास। अब मोलर मास कैसे लिखोगे, MgCO3 का मोलर मास के लिए सबका एटॉमिक मास को जोड़ दिया, 24 + 12 कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 दिया 48। कल भी शायद हमको याद आ रहा है कि इसका निकाले थे 84 ग्राम पर मोल मोलर मास। यानी किससे गुणा कर दिया, D4 से। कितना ग्राम आया, 84 ग्राम आया, किसका, MgCO3 का। क्या था, शुद्धि था, इम्प्योरिटी था कि प्योर था, अरे प्योर है। क्या निकालना है बच्चे, परसेंटेज प्योरिटी। कैसे निकालोगे, प्योर का मास ऊपर में, पूरा सैंपल का मास नीचे में 500, इससे गुना कर दिया 100 से, तो आंसर आ गया 84/5%। ये आंसर हो गया। कितना हो गया, 16/85, 16.8 मास परसेंटेज तुम्हारा प्योर है। क्या फर्क है पहले और दूसरे क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं, कॉन्सेप्चुअली सेम क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में CO2 का मोल डायरेक्टली ना दे करके मास दे दिया, काम हो गया। है ना इंटरेस्टिंग। तो मास परसेंटेज मतलब उस सैंपल में हमने परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट कर लिया। शुद्ध कितना है,
ये निकालो। उसके शुद्धता के लिए जो प्रोडक्ट आ रहा है वो शुद्ध से ही टूट करके एक करके आ रहा है, अशुद्धियां ज्यों का त्यों पड़ी हुई रहेंगी। कोई कहेगा कि कितना इम्प्योरिटी था, इम्प्योरिटी का मास कितना था, तो प्योर वाला मिल गया ना 84 ग्राम, तो 500 में से 84 को घटा दो, कितना हो गया 416 ग्राम। 416 ग्राम उसमें इम्प्योरिटीज पड़ी हुई थी। तो चलो अब आगे बढ़ते। ये तो परसेंटेज प्योरिटी आपने निकाला। कभी कभी क्वेश्चन में सैंपल में परसेंटेज प्योरिटी दे देता है और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पूछता है कि कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, वो भी कर सकते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट। आओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। टू केजी सैंपल ऑफ जब कैल्शियम कार्बोनेट has 40% purity, मतलब 40% बाय मास। पहले क्वेश्चन को समझना भी बढ़िया जरूरी है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो कैसे निकल करोगे। कहता यह है कि 2 किलो का सैंपल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या दिमाग में आया कि 2 किलो कैल्शियम कार्बोनेट है, गलत। 2 किलो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है बच्चे, 2 किलो पूरा सैंपल का मास हुआ जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट भी है और इम्प्योरिटीज भी है। तो सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल जो प्योर सब्सटेंस होता है उसी के नाम से उस सैंपल को पुकारते हैं। जैसे चावल खरीदने गए थे तो चावल का बोरी, कंकर का बोरी थोड़ी ना बोलेगा, एग्जैक्टली। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल था जो कि 2 किलो था। 2 किलो में पूरा सैंपल था, कुछ इम्प्योरिटी होगी और कुछ प्योरिटी होगी। प्योरिटी परसेंटेज दे दिया कितना, 40%। कैलकुलेट number of mole, mass, and volume of CO2 gas at STP produced। सर वॉल्यूम का यूनिट क्या लेंगे, तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा ml तो ml, लीटर तो लीटर, सॉल्व करेंगे लीटर में, बाद में किसी में चेंज कर देंगे, यहाँ पर लीटर में लेंगे। आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑप्शन, इस बार रिवर्स क्वेश्चन पूछ दिया। इस बार क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी दे दिया और प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ दिया। इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन में प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी थी और परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा था। कोई बात नहीं, यू आर एन इंटेलिजेंट गाय, यू ऑल आर इंटेलिजेंट, कर सकते। कैसे भाई, तो देखो 2 किलो सैंपल तुम्हारे पास था और 2 किलो में 40% प्योर था। कोई कहे कि तुम्हारे पास 100 रुपया था और 100 रुपया में 40% ही हम तुम्हारा लेने वाले हैं, तो 100 रुपया का कितना लेंगे, 40 रुपया। तो अगर 200 रुपया था और 40% हम लेंगे तुमसे पैसा ही के रूप में, तो उस 200 रुपया में कितना रुपया दे दोगे, जितना पैसा है उसका 40%, तो 100 रुपया में 40, तो 200 में 40 गुना 80। बड़ा सिंपल है। तो प्योर कितना है अगर मिल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। प्योर कितना है वो मिल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। सर्वप्रथम परसेंटेज प्योरिटी का जो फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं। परसेंटेज प्योरिटी ये क्वेश्चन में दे दिया बच्चे, कितना परसेंट है, 40%। क्या फार्मूला था, ऊपर में मास प्योर का, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, नीचे में क्या, मास सैंपल का।
यहाँ प्योर के बाद हम सब्सटेंस नहीं लिख रहे क्योंकि आप समझदार, आप समझ गए कि प्योर का मतलब क्या है, प्योर सब्सटेंस। नीचे में किसका, मास सैंपल का। किससे गुणा करते हैं, 100 से फॉर्मूला है, सैंपल का मास दिया, परसेंटेज प्योरिटी दिया, क्या मास प्योर का नहीं आ गया, आ गया। तो एक बार मास प्योर का आ गया तो वही कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोडक्ट में, यानी उसी से CO2 मिलने वाला है। तो ये 40 लिख दिया। मास प्योर का भी हमको नहीं पता, चल जाएगा भाई। मास सैंपल का 2 किलो, 2 किलो का मतलब कितना, 2000 ग्राम कर लो ना, इसको ग्राम में चेंज कर लो। सर ग्राम में क्यों करने, क्योंकि मोल निकालते हो तो मास ग्राम में होना चाहिए, इसलिए सबको ग्राम में कर लो, डायरेक्ट आंसर तुम्हारे पास ग्राम में आ जाएगा। ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में आ जाएगा। यानी बेसिकली इसको हमने मास को 2000 लिख दिया ग्राम, 2000 क्या ग्राम, 2000 ग्राम, किससे गुना कर दिया, 100 से, तुम्हारे पास मास प्योर सब्सटेंस का आ गया, प्योर सब्सटेंस, जो कि है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, 2000 का 40%, 2000 इधर चला गया, गुने 40 और ये डिवीजन में हो गया, यानी डायरेक्ट ही निकाल सकते थे 2000 का 40%। बच्चे 2000 का जींस था और उसको उस जींस के प्राइस का 40% ही तुमको देना था, तो क्या करेगा, 2000 का 40%, एकदम सिंपल। यानी इतना इस फॉर्मूले से करने की जरूरत नहीं। अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो कि है तो सीधे यहाँ से 2000 का 40% निकालेगा, 2000 का 40%। ये मास तुम्हारे पास प्योर का हो गया, 4×800 ग्राम, है कि नहीं, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, 4×800 ग्राम, यानी 800 ग्राम तुम्हारे पास प्योर कैल्शियम कार्बोनेट था, यही CO2 देगा। ये बाकी जो कंकड़ पत्थर था, कितना ग्राम कंकड़ पत्थर था, 1200 ग्राम, 1200 ग्राम कंकड़ पत्थर था, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब 800 ग्राम, ये प्योर का मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्योर क्या, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चे क्या मिल गया, मास, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो प्योर है वो अब टूटेगा हिट करने पर, जो कि CaO सॉलिड में कन्वर्ट होगा और CO2 गैस में कन्वर्जन होगा। जो भी CO2 आएगा यहीं से आएगा जो कि प्योर था। मोल निकाल लेते हैं, 800 ग्राम था, इसके मोलर मास 100, बहुत बार अभी निकालते हैं, पहला क्वेश्चन में भी निकाल 100, तो मोल आ गया कितना, मोलर मास 100, 8 मोल। तो 8 मोल प्योर था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 8 मोल से CO2 कितना मिलेगा, सत्याम, एक मोल, एक मोल कहां से पढ़ रहे हैं, ये स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 है, ये कितना 1, तो एक मोल देगा, तो 8 मोल कितना देगा, 50 मोल, 8 एक मोल, एक मोल तो 8 मोल, 8 CO2 कितना मिलेगा, 8 मोल मिलेगा। एक आंसर आ गया। मोल कहता है कि नंबर ऑफ मोल बताओ, फिर मास भी बताओ। मोल मिल गया, क्या तुमको मास निकालने नहीं आता, आता है, मोल गुने मोलर मास, किसका मोलर मास, इसका मोल है CO2 का 44 होता है, गुना कर लेना, इतना मास ग्राम में आ गया। और क्या पूछता है, V का मतलब वॉल्यूम हम लिखे शॉर्ट फॉर्म में। एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, मैंने भी निकाल किया, 8 मोल का 8 में 22.4 से गुना कर देना। तो सर हमसे क्या पूछेगा, मोल पूछेगा कि वॉल्यूम, तुमसे कोई एक ही चीज पूछेगा, लेकिन उसके लिए मोल निकालना पड़ेगा। मोल जैसे मिल गया, बाकी दोनों चीज भी आपको मिल गया। जिसको डाउट है वो हाथ काट देगा। चलो इसको नोट कीजिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। एक और न्यूमेरिकल से हम लोग समझते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इतना इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। मास निकालते 2000 का 40%, इसका मास आ गया 800, 2000 का 40% आ गया 800, 100 से डिवाइड किया, मोल आ गया, कन्वर्ट कर दिया CO2। सर कैल्शियम ऑक्साइड पूछता तो जैसे ये निकाला वैसे ये निकाल लेते, इसका मास, बस इसका मास होता, मोल होता, वॉल्यूम एसटीपी पर इसकी हम लोग बात नहीं करते क्योंकि ये गैस नहीं है। अगर इसका वॉल्यूम चाहिए तो इसका डेंसिटी दिया हुआ होना जरूरी है, तभी निकलता। वेरी गुड।
चलो एक हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं और इस क्वेश्चन को आज हम तुम्हें करने के लिए देते हैं, इसमें हम ज्यादा नहीं मिटाएंगे, हर चीज वैसे ही रहने दे रहे हैं। क्वेश्चन को सिर्फ हम मॉडिफाई कर रहे हैं। सारे बच्चे क्वेश्चन को करके और हमको अभी मैसेज करोगे आंसर, प्रैक्टिस करना है, यही पर आंसर करोगे। $500 ग्राम sample of MgCO3 has 20% purity. Calculate. सेम चीज, आपको खाली मोल बता देना है, आपको सिर्फ मोल बता देना है और उसको हमको मैसेज करो। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास जो होता है वो 84 होता है। चलो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। 42% कर दिया, 42%। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास 84, MgCO3 का मोलर मास ये हम लिख दे रहे हैं, सबको जोड़ करके मोलर मास जो आता है वो आता है 84 ग्राम पर मोल। पहले भी सिखा चुके, ये अंदर कुछ चेंज किया था, 20% पर नहीं 42%। 42% हमने इसलिए लिया कि कैंसिल करने में आपको आसानी हो। दो इट जिसका हो जाए हमको मैसेज कर दो भाई, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं सबका, सिर्फ मोल मैसेज करना है आपको, नंबर ऑफ मोल। क्या किसी ने किया? किसी का अभी तक मैसेज नहीं आया बच्चे? हंड्रेड से मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, बहुत बच्चों ने मैसेज किया हुआ है। नंबर ऑफ मोल 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, किसी 2.3 भी किसी का आया है, 2.5, 2.5, 2.5 मैक्सिमम का आया है। चलो हम चेक करते हैं, जरा देखोगे सब ध्यान से। बहुत बढ़िया, 2.5 सब रहा है नंबर ऑफ मोल। अब तुरंत इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट, किसमें टूटेगा? प्योर वाला ही टूटता है, MgO सॉलिड में टूटेगा। और किसमें टूटेगा? CO2 गैस में टूटेगा। इसी में टूटेगा, MgO सॉलिड CO2 गैस में टूटेगा। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट 42% प्योर था, तो प्योर मास जो है, प्योर मास, पहले मास इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा।
क्या करोगे 500 का 42% यानी 500 गुने 42/100 ये होता है ऐसे ही, यानी 42 गुने 5 अब ऐसे लिख देते हैं इतना ग्राम तुम्हारे पास क्या है, इतना ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है। अब इसका मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल कैसे निकालते हो, जितना मास आया प्योर का इसके मोलर मास 84 से डिवाइड कर दिया, 42 गुना 84 5/2 2.5 आंसर आ गया 2.5 मोल से CO2 कितना मिलेगा 2.5 मोल। बहुत बच्चा सही किया, सीख गया और क्या यार, सीख गया, यही है 2.5 मोल आ गया। मास के लिए क्या करोगे 2.5 में मोलर मास 84 से गुना कर दो, आंसर आ गया, सॉरी 44 से मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास CO2 का, CO2 का पूछ रहा है। और अगर वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम के लिए क्या मोल कितना 2.5 गुना कर देना है किससे 22.4 से, तो इतना तुम्हारे पास लीटर आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया से किया, बड़े अच्छे तरीके से सीखा। तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया मास परसेंटेज का। अगले क्लास में यानी सैटरडे को हम लोग एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं, परसेंटेज यील्ड का, वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको सीखने के बाद, परसेंटेज यील्ड को सीखने के बाद हम अगला डीपीपी आपको करने के लिए देंगे, जो कि नेक्स्ट मंडे को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जम के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।